नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स। मैं हूं पल्लवी। 2 दिन की गिरावट के बाद आज बाजार में तेजी लौटी। दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद सत्र का जो आखिरी घंटा था काफी क्रूशल रहा। वहां पर खरीदारी लौटती हुई दिखी और बाजार दिन के ऊपरी स्तरों के करीब बंद हुआ। निचले स्तर से निफ्टी करीब 60 अंकों की रिकवरी वहां पर दिखी और इंडेक्स 8592 के लेवल्स पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स में करीब 200 अंकों की रिकवरी निचले स्तरों से आई और 27,860 पर सेंसेक्स क्लोज हुआ। बाजार की रिकवरी में आईटीसी का आज बहुत मेजर रोल था। इनफैक्ट अगर हम सभी एफएमसीजी शेयरों की बात करें तो जोरदार उछाल वहां देखने को मिला। ब्रिटानिया ऑलमोस्ट 4% ऊपर बंद हुआ। एचयूएल में भी 1.25% की तेजी थी। आईटीसी जो कि एक बड़ा गेनर था आज के सेशन में, 2% से ज्यादा की तेजी इसमें रही। डाबर भी 3% ऊपर क्लोज हुआ। साथ ही मैरिको भी लगभग 2.5% चढ़कर बंद हुआ। इसके अलावा तेल गैस शेयरों में अच्छी खरीदारी आज के सेशन में दिखी। फिर चाहे बीपीसीएल की बात करें, पेट्रोनेट, आईजीएल, आईओसी, रिलायंस, यहाँ सब में 1 से 1.5 पीसी की बढ़त आज के सेशन में दिखी। जहां तक गिरने वाले सेक्टर्स की बात करें तो ऑटो, मेटल पैक, मीडिया, यहां पर कुछ प्रेशर जरूर दिखा और खासतौर पर आज सरकारी बैंकों में काफी ज्यादा गिरावट रही। बैंक ऑफ बड़ौदा के नतीजे ने काफी डिसअपॉइंट किया। हालांकि अनुमान पहले से ही था कि प्रोविजंस थोड़ा गिरेंगे और इनफैक्ट ईयरली बेसिस पे जिस तरह के रिजल्ट्स आए, शेयर ऑलमोस्ट 9% तक टूट गया, जिसके बाद निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स लगभग 3.25% गिरकर बंद हुआ। इनफैक्ट आज रियल्टी स्टॉक्स का भी हाल अच्छा नहीं था, काफी कमजोरी वहां दिखी और इंडेक्स करीब 0.5% नीचे बंद हुआ। अगर हम पर्टिकुलर स्टॉक्स की बात करें तो डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, एचडीआईएल, शोभा डेवलपर्स, इन सब में गिरावट रही। सबसे ज्यादा चढ़ने वाले आज जो शेयर्स थे उनमें एस्कॉर्ट शामिल है। लगभग 17% से ज्यादा यहाँ का उछल दिखा और साथ ही अटलांटा नंबर्स भी आए थे आज। 20% की तेजी नंबर्स के बाद इसमें देखी। केमफैब बल्कि ये 20% ऊपर बंद हुआ। स्टार पेपर, इनफैक्ट पेपर शेयरों में आज तेजी थी। स्टार पेपर ऑलमोस्ट 20% की तेजी के साथ बंद हुआ। बॉम्बे बर्मा, गीतांजलि जेम्स ये आज के हीरो रहे। गीतांजलि जेम्स ऑलमोस्ट 7.5% ऊपर चढ़कर बंद हुआ। कल एसबीआई के नतीजों पर बाजार की नजर रहेगी, उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बाजार के कुछ जानकार क्या मानते सुन लेते हैं। इंडिया इन्फोलाइन के संजीव भसीन का मानना है कि रियलिटी और कंस्ट्रक्शन शेयरों में तेजी आ सकती है, चुनिंदा शेयरों में निवेश किया जा सकता है। टेलिंग यू दैट द रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन जो हमारे हिसाब से अगले 2 साल के लिए सबसे आउट परफॉर्मिंग सेक्टर होएगा, उसमें गोदरेज प्रॉपर्टी वुड बी वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। एग्जीक्यूशन, पीडिग्री मैनेजमेंट एंड कंफर्ट इन नंबर्स। स्टॉक का भाव 450 रुपये होना चाहिए इन द नेक्स्ट 1 ईयर। दूसरा है रैलीज इंडिया, हाउस ऑफ टाटाज, अंडर परफॉर्म्ड ऑन द एग्रोकेमिकल साइड बिकॉज ऑफ वीक मानसून। और अब जो क्वार्टरली नंबर्स आए हैं वो फार हेड ऑफ स्ट्रीट एस्टिमेट था। 165-175 हमारा आपके यहाँ रिकमेंडेशन था, लेकिन अब हमने अप कर दिया टारगेट फ्रॉम 210 to 275। बेस्ट प्ले ऑन एग्रोकेमिकल, लार्जेस्ट मार्केट शेयर इन द पेस्टिसाइड मार्केट एंड विद अ रोबस्ट मानसून, दिस शुड बी एन आउट परफॉर्मर। और तीसरा है सुप्रजीत इंजीनियरिंग, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस ऑन द OEM ऑन द 2-wheeler ऑटो सेक्टर, और इट हैज शोन स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन ऑन द अपसाइड, हैज outbeaten all other industry parameters on the ratios। और हमें लगता है इस क्वार्टरली और आगे के 2 क्वार्टर में भी मार्केट से बेटर इसके रिजल्ट्स आएंगे। 250 रुपये का पर्सपेक्टिव है इसका, 250 रुपये का टारगेट है इन द नेक्स्ट 1 ईयर। तो आपने अलग अलग विकल्प सुने जहां पर निवेश किया जा सकता है, ऐसा संजीव भसीन का मानना है। आज के हमारे जो एक्सपर्ट हैं सुमित बगाड़े इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। नमस्कार सुमित, स्वागत है कार्यक्रम में। आप कौन से सेक्टर्स में तेजी देख रहे हैं, क्योंकि अब अगर हम ट्रिगर्स की बात करें बाजार के तो कई बड़े इवेंट्स तो ओवर हो गए। जीएसटी को लेकर जो भी अनसर्टनिटी थी वो क्लियर हो गई काफी हद तक। आरबीआई की पॉलिसी भी जो रिसेंट अब आई उसमें भी एक्सपेक्टेशन था कोई कट नहीं होगा। इनफैक्ट अब कुछ, और इनफैक्ट ब्रेक्जिट का भी लगा था कि भारत पर बहुत ज्यादा असर होगा, उतना असर शायद नहीं दिखा। आने वाले समय में और कौन से ट्रिगर्स आपको लग रहे हैं और कौन से ऐसे सेक्टर्स हो सकते हैं जहां पे बेट किया जा सकता है? हाय, गुड इवनिंग पल्लवी। जहाँ तक मार्केट्स का सवाल है, हमें ऐसा लगता है कि मार्केट्स में आने वाले समय में एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। दिवाली तक हमें ऐसा लगता है कि अगर कोई भी छोटी मोटी करेक्शन आती है मार्केट में तो बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। FIS का अगर हम डेटा देखेंगे तो हर गिरावट में खरीदारी के फिगर्स आ रहे हैं। जिस भी दिन मार्केट गिरता है उस दिन भी FIS कंटिन्यूसली बाइंग कर रहे हैं और हर लेवल पे बाइंग आ रही है। हमें ऐसा लगता है कि जो सेक्टर स्पेसिफिक चाल अभी आने वाले कुछ महीनों में जो देखने मिलेगी, वो सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा कि सीमेंट सेक्टर पूरा का पूरा ही बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। मेटल्स हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे। मेटल स्टॉक्स ने ऑलरेडी लोअर लेवल से एक अच्छा खासा मूव दिया हुआ है, बट हमें ऐसा लगता है कि प्रेजेंट लेवल से अभी भी यहाँ से डबल होने के चांसेस है, चाहे फिर वो हिंडाल्को हो, वेदांता हो, जिंदल स्टील हो या फिर टाटा स्टील हो। टाटा स्टील में 150 से 200 रुपये की चाल देखने को मिल सकती है। तो हमें ऐसा लगता है कि मेटल्स
उसके बाद पीएसयू बैंकिंग जो कि इतने लोअर लेवल्स पे मिल रहे हैं, वो सब स्टॉक्स जैसे ही रिजल्ट खत्म होंगे उसके बाद वापस हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। लोअर लेवल से हमें बहुत अच्छा मूव देखने को मिला है और ये सेम व्यू आने वाले समय में कंटिन्यू रहेगा। तो हमें ऐसा लगता है कि अगले 3 से 4 महीने के लिए ये सारे सेक्टर्स पे क्लोजली वॉच रखना चाहिए और कोई भी गिरावट अगर आती है मार्केट की वॉलेटिलिटी की वजह से तो उसमें खरीदारी करके चलना चाहिए। इनफैक्ट बाजार बंद होने के बाद एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट हुई। एबी ग्रुप की बड़ी रीस्ट्रक्चरिंग का ऐलान हुआ। एबी नुवो के ग्रासिम में मर्जर को बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। ग्रासिम एबी नुवो का वित्तीय कारोबार डिमर्ज किया जाएगा और एबी फाइनेंशियल में मिलाया जाएगा। एबी नुवो के 100 शेयर के बदले एबी फाइनेंशियल के 210 शेयर मिलेगी। ये कुछ शेयर स्वैप रेशियो इस तरह से रखा गया है। साथ ही मर्जर के बाद ग्रासिम रहेगी, लेकिन एबी नुवो को डीलिस्ट किया जाएगा और ग्रासिम का नाम बदलकर न्यू ग्रासिम कर दिया जाएगा। न्यू ग्रासिम में प्रमोटर्स की होल्डिंग लगभग 57% होगी और मर्जर के बाद ग्रासिम देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी बन जाएगी। वहीं मर्जर के बाद एबी फाइनेंशियल टॉप 4 निजी बीमा कंपनियों में से एक होगी। ग्रासिम की फेस वैल्यू जो फिलहाल 10 रुपए उसे वो घटकर 2 रुपए हो जाएगी। क्योंकि ये खबर बाजार बंद होने के बाद आई है, इसलिए सुमित आपसे एक रिएक्शन चाहूंगी। कल जब मार्केट की ओपनिंग होती है तो एबी नुवो के शेयर पर आप किस तरह का रिएक्शन देख रहे हैं और साथ ही ग्रासिम में आपको क्या लगता है किस तरह का रिएक्शन आ सकता है? क्या गिरावट दर्ज हो सकती है ग्रासिम के शेयर में? अगर आज की बात करें तो गिरावट रही ग्रासिम में, लेकिन एबी नुवो आदित्य बिरला नुवो में लगभग 4% की तेजी आज के सेशन में दिखी है। कल किस तरह से रिएक्शन आ सकता है स्टॉक पर, दोनों ही स्टॉक्स पर? देखिए पल्लवी, सबसे पहले एबी नुवो की बात करेंगे। इस न्यूज़ का इम्पैक्ट एबी नुवो पे हमें ऐसा लगता है पॉजिटिव आना चाहिए। आज एबी नुवो ने लोअर लेवल से रिकवरी दिखाई है। हमने देखा है कि 1470 के लेवल से स्टॉक ने ऑलमोस्ट 1560 के आसपास का क्लोजिंग दिया हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक के अंदर कल के दिन में हमें एक तेजी देखने को मिलेगी और ऊपर में 1650 या 1700 तक के लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। इसका पूरा कैलकुलेशन निकालना पड़ेगा इस मर्जर का, डील का, बट ओवरऑल इम्पैक्ट अगर हम देखते हैं तो एबी नुवो के ऊपर पॉजिटिव रहना चाहिए और जब तक अब ये दोबारा कोई नीचे में 1470 के लेवल नहीं टूटता है तब तक कोई लगता नहीं है कि वीकनेस देखने को मिलेगी। प्योरली टेक्निकल्स के ऊपर अगर जाते हैं तो 1650 से 1700 तक के लेवल प्रेजेंट लेवल से देखने को मिल सकते हैं। 1560 से 100 रुपए की तेजी हमें ऐसा लगता है कि एबी नुवो के अंदर देखने को मिलेगी। और जहां तक ग्रासिम का सवाल है, हमने जो 4500 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट किए थे वो ऑलमोस्ट अचीव हो चुके हैं ग्रासिम के अंदर। अब इसमें और करेक्शन 4500 का लेवल ब्रेक होने के बाद ही देखने को मिलेगी। अदरवाइज ये स्टॉक में भी थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड लेना चाहिए और थोड़ा सा पुल बैक देना चाहिए। पुल बैक के अंदर 4750 तक के लेवल ग्रासिम के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं। जी, तो 4700 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। आज की क्लोजिंग काफ़ी ज़्यादा नीचे हुई है। ग्रासिम का शेयर ऑलमोस्ट 6.5% आज के सेशन में टूटा है क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम को हुई, लेकिन ड्यूरिंग द डे इटसेल्फ कंपनी की तरफ से ये इस तरह के इंडिकेशंस आ गए थे और कंफर्मेशन आ गई थी कि इस रीस्ट्रक्चरिंग का ऐलान आज हो सकता है। जबकि एबी नुवो, जैसा कि खुद सुमित ने भी कहा कि यहाँ पर एक पॉजिटिव ट्रेंड दिख सकता है और आज भी शेयर ऑलमोस्ट 4% ऊपर बंद हुआ 1562 के लेवल्स पर। लेकिन अब बात करते हैं हमारे दर्शकों से। फोनलाइन पर इस वक्त जुड़े हैं सिद्धार्थ सिंह उत्तराखंड से। नमस्कार सिद्धार्थ, पूछिए क्या सवाल है? नमस्कार जी बताएं। मैम, मेरे पास 69 के लेवल पर 400 शेयर है अनंतराज के मैम। ओके। और मैं इनको मतलब लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जानना चाहता हूँ, इसको मैं होल्ड कर सकता हूँ या मैं इसको एवरेज करूँ या फिर बेच दूँ? आपने क्या सोचा है? इसकी जगह अगर इसकी जगह कोई अगर अच्छा शेयर हो, इससे बेटर कुछ अगर हो तो वो मैं ले लूँ करंट प्राइसेस। ऑलराइट, ठीक है। आपने जिन लेवल्स पे लिया 69, फिलहाल क्लोजिंग 57 हुई है। कंस्ट्रक्शन क्षेत्र की एक कंपनी अनंतराज इंडस्ट्रीज। सुमित, क्या राय रखते हैं? क्या इसमें से स्विच कर लें? कोई और सेक्टर शायद इनके लिए बेहतर हो सकता है? आपकी क्या सलाह है जिन लेवल्स पे इन्होंने खरीदा है उसको देखते हुए? यस एब्सोल्युटली पल्लवी, देखिए ये स्टॉक ने ऑलरेडी बहुत नीचे के लेवल से देखोगे तो बहुत अच्छा मूव दे दिया है। 30 रुपए से स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। बट ये स्टॉक में हम कोई बहुत बड़ी या बहुत बड़ा मूव तो फिलहाल नहीं देख रहे हैं कि ये स्टॉक में कोई बहुत बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। इससे बेटर अगर कोई दूसरे स्टॉक्स में ये निवेश करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये स्टॉक अभी 57 रुपए के आसपास चल रहा है। अगर ये स्टॉक ने टेक्निकली प्योरली देखेंगे तो ये स्टॉक ने अगर नीचे में 55 रुपए या 54 रुपए का लेवल अब अगर दोबारा ब्रेक किया तो फिर ये स्टॉक में करेक्शन देखने को मिलेगी 48 रुपए तक। एट द सेम टाइम इमीडिएटली जब तक ये 54 रुपए का लेवल ब्रेक नहीं करता है तब तक ये स्टॉक में तेजी जारी रहेगी और ऊपर में 65 से 70 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो जैसे ही कोई पुलबैक या ऊपर का मूव आता है तो उसमें इनको इस स्टॉक से निकल जाने की सलाह रहेगी। और अगर ये दूसरा स्टॉक सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ऑटो सेक्टर के अंदर हमें ऐसा लगता है कि आने वाले समय में 3 से 6 महीने के होराइजन के हिसाब से एक तेजी देखने को मिल सकती है। अशोक लीलैंड एक स्टॉक है जो लोअर लेवल का है, डबल डिजिट के अंदर है। अभी करेक्शन में ये 80 से 85 रुपए के आसपास जब भी मिलता है
तो ये स्टॉक को बाइंग करके काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर ये वापस तेजी पकड़ेगा तो 100 रुपए से ये 125 रुपए तक के लेवल्स बहुत जल्दी दिखाएगा। तो गिरावट में स्टॉक को एक्यूमुलेट करके खरीदे और होल्ड करके चलें। चलिए इन लेवल्स पे जहाँ पे अपने खरीदा है होल्ड कर सकते हैं। और इनफैक्ट एक और विकल्प आपको बताया, अशोक लेलैंड ऑटो पैक पर बुलिश लग रहे हैं हमारे एक्सपर्ट, तो वहाँ पर भी निवेश किया जा सकता है। अगला सवाल एसएमएस के जरिए है, विनय ने भेजा है दिल्ली से और भारतीय एयरटेल इन्होंने लिया हुआ है। ऑलमोस्ट 300 शेयर है इनके पास 364 के लेवल्स पर। टेलीकॉम के बारे में जैसे कई दिन से चर्चा हो रही है, रिलायंस जियो के आने से काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा, एक डेटा वॉर भी एक तरह से शुरू हो गई है, और भारतीय एयरटेल या फिर कोई भी इनफैक्ट आप नाम लीजिए टेलीकॉम पैक का, तो इनके मार्जिन पे डेफिनेटली हिट होगा रिलायंस जियो के आने के बाद से। तो अगर कोई नई पोजीशन बनाना चाह रहा है उनके लिए क्या सलाह है सुमित? और इन्होंने जिन लेवल्स पे खरीदा है 364 फिलहाल लॉस में ही है, क्या सलाह दे रहे हैं आप भारतीय एयरटेल पे? देखिए पल्लवी, नई पोजीशन तो हम इनिशिएट करने की सलाह नहीं दे रहे हैं किसी भी टेलीकॉम स्टॉक्स के अंदर। अगर प्योरली कोई ट्रेडिंग के लिहाज से लेता है तो उनको जरूर हम मार्केट का रुख देखते हुए स्टॉप लॉस के हिसाब से बाइंग या सेलिंग बताते हैं एफ&ओ काउंटर्स के अंदर। स्पेसिफिकली इन साहब को जो इन्होंने पोजीशन लेके रखे हुई है 364 के भाव से, मुझे ऐसा लगता है कि एक बार इमीडिएटली टेक्निकल लेवल्स जो है वो 340 और 338 है, अगर ये लेवल ब्रेक हो जाते हैं तो ये स्टॉक के अंदर नीचे में 300 तक का लेवल्स देखने को मिल सकता है। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होते तब तक एक बार होल्ड कर सकते हैं, और कोशिश यही रहनी चाहिए इनकी कि पुलबैक में एक बार निकल जाए। जिस सेक्टर में दम नहीं है और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा हो, और जबकि मार्केट तेजी में और सेक्टर मंदी में चल रहा हो, तो उस सेक्टर के अंदर एक बार निकल जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और जो सेक्टर मार्केट के साथ आउट परफॉर्म करने वाले आने वाले 3 से 6 महीने में, उसमें निवेशक रहेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। फिलहाल 340 या 338 के स्टॉप लॉस से होल्ड रख सकते हैं। पुलबैक अगर आता है 355-60 के लेवल्स तक तो निकल जाने की सलाह रहेगी। चलिए अगले दर्शक से बात करते हैं। रमेश हैं इस वक्त ऑनलाइन पर, चेन्नई से जुड़े। नमस्कार रमेश, गुड इवनिंग। बताइए कौन सा स्टॉक लिया है आपने? रमेश, गोदरेज प्रॉपर्टी है जी जी, किस लेवल पे? ये मैंने 50-40 में लिया हूँ। और कितने टाइम के लिए रखना चाहते हैं इसको? लॉन्ग पीरियड तक रखना चाहता हूँ मैंने। चलिए, वैसे भी आप मुनाफे पे ही बैठे हैं, ऑलमोस्ट 10 रुपये का मुनाफा आपको हो रहा है। हालांकि आज रियल्टी पैक में कमजोरी थी, इसलिए यहाँ पर भी 1 से 1.25% की गिरावट दिखी है सुमित। लेकिन लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है तो जो डेली के उतार चढ़ाव होते हैं उनसे इतना घबराना नहीं चाहिए इनको। इनकी जो खरीद है वो 350 की और 360 के ऑड लेवल्स पे क्लोज हुआ है। क्या सलाह रहेगी लॉन्ग टर्म के लिहाज से, क्या टारगेट्स आप दे रहे हैं? देखिए, अगर लॉन्ग टर्म के निवेशक है तब तो इसके अंदर होल्ड कर सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म के निवेशक होते तो मैं जरूर इनको प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दे देता, बट अगर ये लॉन्ग टर्म के निवेशक है तो इसमें बिल्कुल होल्ड रहे। मैं इनको 2 सपोर्ट के लेवल्स बता देता हूं गोदरेज प्रॉपर्टीज के लिए। पहला सपोर्ट गोदरेज प्रॉपर्टीज में 345 का है, और दूसरा मेजर सपोर्ट 315 लेवल्स का है। 345 और 315 ये 2 लेवल इनको ध्यान में रखना है। 315 ओवरऑल इस स्टॉक को नेगेटिव ट्रेंड में लाने के लिए रहेगा। अगर ये स्टॉक 315 के नीचे बंद हो गया तो फिर ये स्टॉक नेगेटिव हो जाएगा, उसके बाद ये स्टॉक में तेजी नहीं मंदी देखने को मिलेगी। और शॉर्ट टर्म में शायद 345 जब तक ये ब्रेक नहीं करता है तब तक वापस ऊपर में 385 390 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो 345 का ध्यान रखें। ओवरऑल पूरी रेंज मुझे इस स्टॉक की दिखाई दे रही है 315 से 395 या 400 के बीच में। तो ऊपर में चलिए अगले दर्शक का सवाल यहाँ पर लेते हैं, और ये सवाल हमें भेजा है एसएमएस के जरिए। आकाश शर्मा ने दिल्ली से भेज रहे हैं, और सवाल है बजाज फाइनेंस के ऊपर। इनके पास है 70 शेयर जो 8800 और लेवल्स के आसपास इन्होंने खरीदा है। आज हम एनबीएफसीज की बात करें या जो फाइनेंस सर्विसेज से जुड़े स्टॉक्स है वहाँ पर अच्छी तेज़ी दिखी थी। इनकी जो खरीद है 8800 की, और अच्छा खासा मूव आज के सेशन में दिखा। इनको मुनाफा भी काफ़ी हो गया है। क्या सलाह देंगे, पार्शली मुनाफा बुक कर लें या फिर आपको लगता है ट्रेंड अभी जारी रहेगा तो बने रहना चाहिए इन्हें? देखिए, मैं इनको एक ट्रेलिंग एसएल चाहिए तो सजेस्ट कर देता हूं। वैसे तो ट्रेंड पॉजिटिव ही है। अब ये जो स्टॉक ने मूव दिया है वो वन साइड मूव दिया है 8000 के 7900 8000 के लेवल से, और ऊपर में हमने 11300 400 तक के मूव देख के एक करेक्शन भी देख ली, जिसके अंदर हमने स्टॉक को इमीडिएटली 9700 का लो बनाते हुए देखा है। आई थिंक ये स्टॉक अगर यहाँ से वापस ऊपर गया और 10,300 का लेवल ब्रेक करता है तो दोबारा से ये स्टॉक के अंदर 11,500 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला लेवल जो इनको ध्यान रखना है 10,300 का रेजिस्टेंस। नीचे में जो इनको स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो लगा के रखना है वो है 9,500 का। 9,500 के ट्रेलिंग एसएल के साथ पोजीशन एक बार होल्ड करें। अगर रैली मिली तो इनको ऊपर में अच्छा लेवल्स मिल जाएगा प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए, बट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें क्योंकि स्टॉक ने बहुत बड़ा मूव दिया है और वॉलेटाइल भी बहुत ज्यादा है। तो अगर ये लेवल खा जाता है तो इनको प्रॉफिट बुक अपने आप हो जाएगा, और अगर ऊपर जाने मिला तो इनको अच्छा मुनाफा मिल जाएगा।
राइट, इनफैक्ट ये आज अपने DI के आसपास ही क्लोज हुआ है, 10,000 और लेवल्स के ऊपर आज क्लोजिंग रहे, लेकिन बने रहे, अच्छा सिलेक्शन है आपका। लेकिन हमने ड्यूरिंग द डे कई सारे शेयर्स अपने दर्शकों को बताए और उनको मुनाफा भी हुआ। मेरी सहयोगी अंशु मौजूद है बताने के लिए वो 3 स्टॉक्स जहां पर सबसे ज्यादा रिटर्न मिला। अंशु बताइए। जी शुक्रिया। मेरा पहला शेयर होगा स्टार पेपर्स का, जो सुबह हमने 7:30 बजे फास्ट 50 में अपने दर्शकों को रिकमेंड किया था। इस शेयर ने आज के सत्र में अपने टारगेट्स सुपरसीड करते हुए 19% का रिटर्न आज के सत्र में दिया है। मेरा अगला शेयर भी फास्ट 50 से ही होगा, मैक्सवेल इंडस्ट्रीज। ये शेयर भी हमने सुबह 7:30 बजे फास्ट 50 में अपने दर्शकों को रिकमेंड किया था। टारगेट हिट करते हुए आज के सत्र में दिया है इस शेयर ने करीब 9% का रिटर्न। मेरा आखिरी शेयर होगा हमारा आज का सुपर शेयर, यानी कि उमंग डेयरीज। ये सुबह 9:30 बजे अपने दर्शकों को शेयर हमने रिकमेंड किया था और आज के सत्र में करीब 6% का रिटर्न इस शेयर ने दिया है। जी, तो वो स्टॉक्स जहां पर आपको अच्छा रिटर्न मिला आज के सेशन में, लेकिन ऐसे भी स्टॉक्स आपको बताना जरूरी है जहां कल आप पैसा बना सकते हैं। अंशु बताइए वो टॉप 5 स्टॉक्स कौन से हैं? जी, मेरा पहला शेयर होगा येस बैंक का। बैंक ने $100 करोड़ जुटाने की योजना की खबरों का खंडन किया है और आज के सत्र में अगर येस बैंक के शेयर की बात करें तो आज के सत्र में दबाव देखा गया शेयर पर, लेकिन टेक्निकल चार्ट्स पर मजबूत है येस बैंक का शेयर। धवल पी व्यास की खरीदारी की सलाह होगी। 1282 के टारगेट्स के लिए इस शेयर पर आप खरीदारी करके चलिए। स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं 1235 रुपीज़ का। मेरा अगला शेयर होगा BHEL का। कैबिनेट ने थर्मल पावर R&D के लिए 900 करोड़ के निवेश को मंजूरी दे दी है और धवल पी व्यास की बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी होगी। 135 रुपीज़ पर इस शेयर को आप खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस आप मेंटेन करिए 132 रुपीज़ का। टारगेट्स इस पर आप रख सकते हैं 143 रुपीज़ के। मेरा अगला शेयर होगा REC का। कंपनी के पहली तिमाही के नतीजे आए हैं और अगर मुनाफे की बात करें तो मुनाफे में गिरावट दर्ज की गई है। 1478 करोड़ से मुनाफा घटा है और 1420 करोड़ हुआ है YoY बेसिस पर। धवल पी व्यास बता रहे हैं टेक्निकल चार्ट्स पर ये शेयर मजबूत है, खरीदारी करके चल सकते हैं इस शेयर पर। 239 के टारगेट्स के लिए इस शेयर पर खरीदारी कीजिए। 221 का स्टॉप लॉस इस शेयर पर आप मेंटेन कर सकते हैं। मेरा अगला शेयर होगा इप्का लैब्स का। इप्का लैब्स के भी पहली तिमाही के नतीजे आए हैं और अगर मुनाफे की बात करें तो 21 करोड़ से बढ़कर मुनाफा 47 करोड़ हुआ है YoY बेसिस पर। आय में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 756 करोड़ से आय बढ़कर 842 करोड़ हुई है YoY बेसिस पर। आज के सत्र में इप्का लैब के शेयर में तेजी दर्ज की गई और इम्तियाज कुरैशी काफ़ी बुलिश है शेयर को लेकर। खरीदारी की सलाह दे रहे हैं 560 रुपीज़ के टारगेट्स के लिए। इस शेयर पर आप खरीदारी करके चलिए। स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं 510 रुपीज़ का। मेरा आखिरी शेयर होगा IDBI बैंक का। IDBI बैंक के भी पहली तिमाही के नतीजे आए हैं। मुनाफे की अगर बात करें तो 135 करोड़ से बढ़कर मुनाफा 241 करोड़ हुआ है YoY बेसिस पर। इम्तियाज कुरैशी बुलिश शेयर को लेकर खरीदारी की सलाह होगी। 73 के टारगेट्स के लिए इस शेयर पर आप दाव लगाइए। स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं 65.50 का। जी, तो वो तमाम स्टॉक्स जहां पर कल मुनाफा कमाया जा सकता है। शुक्रिया अंशु बताने के लिए। वो टॉप 5 स्टॉक्स है, लेकिन कुछ बड़े नतीजे कल आने हैं जिनमें SBI शामिल है। इनफैक्ट सुमित, सरकारी बैंकों के अब तक जैसे हम रिजल्ट्स देख रहे हैं, जिस तरह का ट्रेंड लग रहा है, उससे ऐसा लगता है कि शायद SBI के नतीजे भी थोड़ा डिसअपॉइंटिंग ही रहेंगे। इसके अनुमान पर नजर डालने से पहले एक बार BOB के नतीजों पर नजर डाल लेते हैं। काफी डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स यहाँ भी देखने को मिले। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो मुनाफा है इस क्वार्टर में ऑलमोस्ट 60% गिरा और 423 करोड़ रुपए हो गया। स्टॉक पे भी इसका रिएक्शन हमने देखा, 9% ज्यादा टूट गया। ग्रॉस NPAs लेवल्स पे काफी एक नेगेटिव इंपैक्ट दिखा। अनुमान था कि शायद 10% के आसपास रहेंगे, लेकिन ग्रॉस NPA बढ़ के 11.15% रहे। इवन नेट NPAs में भी इजाफा दिखा है, 5.73% रहे हैं इस क्वार्टर में। प्रोविजनिंग हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरी है और गिरकर 2000 करोड़ रुपए, लेकिन ईयरली बेसिस पे प्रोविजनिंग में जंप आया है। स्टॉक पे हमने रिएक्शन देखा, लेकिन SBI की हम बात करें, SBI के नतीजों पर भी नजर डाल लेते हैं। SBI की जहां तक बात है, NII में 9% की बढ़ोतरी का अनुमान है जी बिजनेस की जो रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन मुनाफा जो है लगभग 27% गिर सकता है। और अगर क्वार्टरली बेसिस पे हम इसकी प्रोविजंस देखें तो यहां पर भी गिरने का अनुमान है। ग्रॉस NPA 7% रह सकते हैं। अभी जो पिछले क्वार्टर के ग्रॉस NPAs है वो 6.5% है। दोनों की बैंकों की अगर हम बात करें, क्या अनुमान लग रहा है आपका और स्टॉक किस तरह का रिएक्ट कर सकता है? SBI हालांकि आज भी दबाव था, ऑलमोस्ट 2% नीचे गिरकर क्लोज हुआ है। SBI के नतीजों से क्या उम्मीद है आपकी सुमित, और स्टॉक पर क्या रिएक्शन देख रहे हैं आप कल?
देखिए पीएसयू बैंकिंग में हमने जिन भी स्टॉक्स के रिजल्ट देख रहे हैं उनमें मोस्टली हमको एक रिजल्ट आते ही गिरावट देखने को मिल रही है एनपीएस के चक्कर में, प्रोविजनिंग के चक्कर में। हमें ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर आज हमने गिरावट देखी, उसी तरीके से देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एसबीआई के अंदर भी शायद हमको गिरावट देखने को मिल सकती है। लास्ट 2 दिन के अंदर अगर हम देखेंगे, जिसके अंदर आज का दिन इंक्लूड है, ऊपरी लेवल्स पे एक दबाव देखने को मिल रहा है, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 235-36। अब जब तक ये एसबीआई ऊपर पे ब्रेक नहीं करेगा, एक दबाव देखने को मिल सकता है और शायद देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमको इमीडिएटली 220 या 215 के लेवल एसबीआई के अंदर देखने को मिल सकते हैं। यानी 10 से 12 रुपए की करेक्शन शायद हमको एसबीआई के अंदर देखने को मिल सकती है। फिलहाल टेक्निकली भी अगर हम देखेंगे तो स्टॉक के ऊपर दबाव बना हुआ है। मेरे हिसाब से फ्रेश तेजी अब एसबीआई के अंदर 235 का लेवल ब्रेक होता है विद वॉल्यूम्स के साथ तो ही करनी चाहिए, अदरवाइज एक बार स्टॉक के अंदर तेजी ना करें, लोअर लेवल्स का वेट करें, 215 के आसपास या तो बाय करें या फिर 235 के बाद बाय करें। प्रेजेंट लेवल पे एक बार वीकनेस दिख रही है स्टॉक के अंदर। तो 235 के लेवल्स अगर ये रीच करता है तो उसके बाद फ्रेश पोजीशंस बनाई जा सकती हैं। कुछ और दर्शकों से अब बात करते हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं प्रसाद शर्मा जो कि मुंबई से हैं। प्रसाद जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। नमस्ते। मेरा सवाल वीआरएल लॉजिस्टिक पे था। मैंने 50 शेयर्स लिए थे एट द रेट ऑफ 358 रुपीज। ओके। हाँ, तो 6 मंथ का मेरा मतलब 6 मंथ के बाद में 6 मंथ तक होल्ड कर सकता हूँ मैं। वीआरएल लॉजिस्टिक आपने 358 के लेवल्स पे लिए, यानी कि फिलहाल आपको लॉस हो रहा है, राइट? यस। चलिए, लॉजिस्टिक शेयर काफ़ी ज़्यादा फोकस में सुमित, और पिछले हफ्ते भी हम इस पर चर्चा कर रहे थे कि जैसे ही जीएसटी का जिक्र होता है तो ये एकदम फोकस में आ जाते हैं। काफ़ी रैली भी इस पे हुई, फिर करेक्शन भी दिखा। हालांकि आज इसमें फिर से तेज़ी दिखी, 288 ऑड लेवल्स पे ये क्लोज हुआ है आज। लेकिन जैसे ये बता रहे हैं जिन लेवल्स पे इन्होंने खरीदा है 358 के लेवल्स पे, हायर साइड पे इन्होंने खरीद लिया है। फिलहाल वीआरएल में इन्हें क्या करना चाहिए? देखिए पहले भी वीआरएल लॉजिस्टिक को हम रेकमेंड नहीं कर रहे हैं प्रेजेंट लेवल्स पे बाय करने के लिए किसी भी हमारे क्लाइंट को। इनका जो प्रश्न है इनके लिए मैं एक सलाह दे देता हूं कि अभी इन्होंने ऑलरेडी ऊपरी लेवल पे लिया हुआ है और ये अभी लोअर लेवल्स के भाव इसमें देख रहे हैं। अगर इसमें जो इमीडिएट सपोर्ट है वो है 265 लेवल्स का, तो अगर स्टॉक ने 265 का लेवल ब्रेक कर दिया तो हमको 230 से 225 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले तो इनको एक जो स्टॉप लॉस ध्यान में रखना है वो है 265 का। स्टॉक ने पिछले 10 दिनों में वन साइड फॉल दिया है, 365 से स्टॉक 288 270 के लेवल्स तक आ चुका है। यहां से शायद एक पुलबैक की संभावना है जिसके अंदर स्टॉक ऊपर में 325 से 330 के लेवल दिखा सकता है। मेरी इनको सलाह यही रहेगी कि पुलबैक के अंदर ये स्टॉक से निकले और अच्छे स्टॉक में निवेश करें। फिलहाल हमारी कोई बाय रिकमेंडेशन है नहीं, ये अगर होल्ड करना चाहे तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 265 के एसएल से होल्ड करें और पुलबैक के अंदर निकलने की कोशिश करें। चलिए, तो आपको वीआरएल पे भी सलाह दी गई है, फिलहाल निकल जाने की सलाह है। आप वैसे भी लॉस में हैं तो आप अपना नुकसान बुक कर सकते हैं। शुक्रिया सुमित, आज इतने ही स्टॉक्स पर हम चर्चा कर पाएंगे। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? यस बिल्कुल, बहुत सारे स्टॉक्स में हमने बात की है। जो भी स्टॉक्स हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं वो सारे स्टॉक्स पे हमारा व्यू हमारे क्लाइंटों के साथ सेम व्यू शेयर होता है जो हमने जी बिजनेस के साथ शेयर किया है। तो ये अज्यूम करके चलना चाहिए कि हमारे क्लाइंटों की पोजीशन हो सकती है जो भी व्यूज हमने यहाँ पे शेयर किए उनके ऊपर। थैंक यू पल्लवी। चलिए, फिलहाल हॉट स्टॉक्स में इतना ही, लेकिन इंडिपेंडेंस डे बहुत नजदीक है और आज़ादी के 70 साल का जश्न। शेयर जिनसे मिली आर्थिक आज़ादी, शेयर जो आपको देंगे आर्थिक आज़ादी। बम्पर रिटर्न देने वाले 70 शेयर बताएंगे हम जी बिजनेस पर कल। दिन भर देखिए फ्रीडम at 7।